नमस्कार, टुडे एक्सप्रेस 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता राव। निगोहा में धर्म परिवर्तन की सूचना पर बवाल टला। हिंदू संगठनों ने किया जोरदार विरोध। बता दें, पुलिस ने शांत कराया मामला। लखनऊ निगोहा क्षेत्र के एक गांव के पास बने फार्म हाउस में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। आरोप था कि फार्म हाउस में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अचानक हुए विरोध से माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर मामला शांत कराया और बवाल टल गया। ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हर रविवार को गांव के पास स्थित एक फार्म हाउस में बाहर से कुछ लोग आते हैं और महिलाओं बच्चों को इकट्ठा कर तरह तरह के धार्मिक क्रियाएं करते हैं। जय श्री राम। मैं धर्मेंद्र विश्वकर्मा, बजरंग दल जिला सुरक्षा प्रमुख, लखनऊ। ईसाइयों के द्वारा बहुत तेज़ी से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था कनिकहा के पास में बख्तौरी खेड़ा गांव में, जो कि कई सालों से चल रहा था बराबर। और ये करीब 15 दिन से 1 महीने से लगभग बजरंग दल को सूचित किया जा रहा था कि हर रविवार को ये लोग आते हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं। जो कि बजरंग दल की टीम आज मौके पे पहुंची, जिसमें ये कार्यक्रम रुकवाया गया और उसके बाद में मौके पे पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई है, 2 लोगों को अरेस्ट किया, बाकी लोग भाग गए थे और उनके खिलाफ बजरंग दल ने मुकदमा लिखवाया। बजरंग दल की टीम में लखनऊ के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पति ने मंदिर में प्रेमी संग पत्नी की करवाई शादी। ग्राम प्रधान के मौजूदगी में मंदिर प्रांगण में पति ने अपनी पत्नी की उसके प्रेमी संग करवा दी शादी। पति का आरोप है कि शादी के बाद से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने के बाद लाख समझाने के बाद उनकी पत्नी नहीं मानी तो पति ने प्रेमी संग ही उनकी शादी करवा दी। बता दें कि 6 माह पूर्व हुई थी शादी। शादी के बाद ससुराल आने पर भी पत्नी महिला ने अपने प्रेमी संग कर रही थी लगातार बातचीत। मामला शांत न होता देख पति ने लिया निर्णय। मैं आपका शिवशंकर। कहाँ घर है आपका? पूरे दिन पाठक। क्या मामला है? आज अभी आप जो है मंदिर आए थे जी, वो दूसरे से बात कर रही थी। कौन? उमा प्रजापति। कौन है ये? हमारी बीवी है। हाँ, तो वो दूसरे से बात कर रही थी तो मुझे जानकारी मिली। हाँ। मैंने उसकी शादी करा दी उसी के साथ। नहीं तो वो चाह रही थी कि आपने करवा दी? वो चाह रही थी। वो किसी दूसरे चाह रही थी जी। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 2 मार्च को। कौन सी 2 मार्च? ये 2 मार्च 25 को। अच्छा, कितने दिन आपके घर पे रही वो? 2 महीने थी केवल बस, और अपने घर पे। अच्छा, वो जो लड़के के साथ शादी कर रहे हैं कहाँ का है, कौन है? वो मंगोली का है, विशाल। खबर चंदौली से, जहां कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर देर रात हुआ हंगामा और दुकान के बाहर हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि रात 10 बजे के बाद खुलेआम शराब बिक्री का आरोप है। शराब लेने वाले ग्राहक ने बताया कि ओवरटेकिंग का आरोप है और कंपोजिट शराब की दुकान पर काम करने वाले दबंगों ने ग्राहक को दी धमकी। वीडियो वायरल है। कहा सुनी की वीडियो में मैनेजर ने बोला कि ऐसे मामले रोज होते रहते हैं। शिक्षा के नाम पर बच्चे हुए ठगी का शिकार। नर्सिंग ENM द्वितीय वर्ष की कल से शुरू होनी है परीक्षा, लेकिन बच्चों को अभी तक नहीं मिले हैं एडमिट कार्ड। बता दें कि 31 बच्चे अपने शिकायत लेकर पहुंचे कोतवाली अमेठी। 2 से 2.5 लाख रुपए बच्चों से जमा कराने के बावजूद भी संबंधित संस्थान नहीं जमा किया गया है पैसा, जिसके चलते संस्थान द्वारा नहीं जारी किया जा रहा है प्रवेश पत्र। बता दें कि एडमिट कार्ड जारी करने वाले संस्थान द्वारा फीस बकाया होने की कही गई है बात। अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस के नाम से विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के नाम पर जनपद के बच्चों से होती है ठगी। अच्छा सर, यही है कि हमने अपनी बिटिया की यहाँ AIPS जो मेडिकल का इंस्टीट्यूट खुला हुआ था अमेठी में, वहाँ पे एडमिशन करवाया था। 2 साल हो गया, मैंने 2 लाख रुपया जमा भी किया है। और अभी आज सुबह मैसेज गया हमारे मोबाइल पे बिटिया के थ्रू कि ये कह रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार रुपया और दीजिए तब तुरंत पेपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बिटिया बता रही थी कि मतलब इन लोगों ने कॉलेज में फ़ीस नहीं दी है, राजा इंस्टीट्यूट बरेली में है, वहीं इनका पेपर होना है और जब पैसा ही नहीं जमा है तो ये बच्चे वहाँ जाके क्या करेंगे। और दूसरी चीज़ सर, ये लोग कह रहे हैं कि मतलब पिछली बार भी जब ले गए थे तो वहाँ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया था इन लोगों ने। उनको बोला कि 10,000 रुपया दो, नहीं तो जो है हम पेपर नहीं देने देंगे। फिर कुछ बच्चों ने विरोध किया तो कहें कि 2 दिन खाना मत दो, अपने यहाँ पैसा मंगाएंगे ये लोग। ये सारी बातें हुई थी। फिलहाल किसी तरह मैनेज करके इन लोगों ने कराया था पेपर, लेकिन इस बार कह रहे हैं 20 से 25 हज़ार रुपया दीजिए
तभी हम पेपर दिलवाएंगे, नहीं तो नहीं दिलवाएंगे। सर हमने पूरा फीस जमा किया है, किस चीज़ का पैसा और दें और कहाँ से दें? पिछले महीने ही हमने 15,000 रुपया कहीं से लेके दिया है, ब्याज पे लिया है वो पैसा। ये ऑनर के द्वारा क्या बताया जा रहा है, कौन है ऑनर, क्या कैसे है? ऑनर सर वो पता नहीं कौन, एक मुस्लिम है, क्या नाम है उनका, प्रिंस आजम खान करके हैं। यहाँ एक लड़का विवेक श्रीवास्तव है, उसी ने हमको मतलब कहा था भैया यहीं करवा दो, नज़दीक है और यहीं से आपकी बिटिया आराम से चली आएगी, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहेगी। अब बोले थे कि हमारी मैडम जाती हैं पेपर दिलवाने। पिछली बार इनका कोई स्टाफ नहीं गया, एक लड़का पतला गया था, वो बदतमीज़ी से वहाँ बच्चों से बात भी करता था, कहता था पैसा मांगो, नहीं तो जो है यहाँ तो आ ही गए हो। बड़ी मुश्किल से बच्चों को हम लोगों ने अपने घर बुलाया था, इतनी परेशान किए थे लोग। किसी तरह हमने अपना मैनेज किया, चलो ठीक है भाई बच्चे गए हैं बाहर, 10-5 हज़ार भेज दो, कोई बात नहीं, किसी तरह हमने करके दिया। सर हम अमेठी इंस्टीट्यूट में एएनएम नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो 2 साल का कोर्स है और लगभग हम लोगों को 2.5 साल हो गया करते। और यहाँ पे पूरी फ़ीस जमा करवाई गई है 2 लाख रुपए, और इन्होंने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहाँ पे फ़ीस नहीं जमा की, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम इन्होंने दिलवाया, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम कल है। इन लोगों ने वहाँ पे फ़ीस ही नहीं पे किया, हम लोगों से फ़ीस सारी ले ली। अब वहाँ पे अलग से फ़ीस मांग रहे हैं, जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वहाँ पे फ़ीस 40 हज़ार और मांगी जा रही है, और जहाँ पे कोई फ़ीस ही नहीं दिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया, तो हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं कल हो पाएगा। जो यहाँ के इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं उनके द्वारा क्या बताया जा रहा है, वो कहाँ है? सर वो यहाँ पे है नहीं, जो यहाँ के ऑनर है सारी फ़ीस जमा करके वो भाग चुके हैं, यहाँ पे है नहीं। हम लोगों को यहाँ पे लाके कोतवाली में खड़ा कर दिया और वो लापता हो गए, उनका पता ही नहीं है। सर हम चाहते हैं कल हमारा सबका एग्ज़ाम हो, कल अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ 2 लाख रुपए हमें वापस चाहिए। बेटा आपका कहाँ घर है? सर मेरा नाम सलोनी पाल है, मेरा घर गौरीगंज में। क्या समस्या जो आज आप लोग लगभग 30 से 40 की संख्या में कई दर्जन छात्राएं यहाँ पर आई हुई हैं, क्या समस्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एडमिशन अमेठी इंस्टीट्यूट में कराया गया था एएनएम नर्सिंग में। उसके बाद हमारा कल पेपर है 15 तारीख को, कल हमारा पेपर है, लेकिन आज एडमिट कार्ड नहीं मिला है और वहाँ से सर बताया जा रहा है कि वहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग पेपर कल नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम थाने आए हुए हैं। कितना पैसा जो है आप लोगों के द्वारा दिया गया है, कितनी फीस है और जो है क्या कैसे है, क्या सर पैसा हम लोग ने 2 लाख के अबव जमा किया है। लगभग 31 से 32 बच्चे हैं जिनका कुछ भी नहीं है, मतलब कि एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, इनको पेपर नहीं होगा, और कुछ बच्चे हैं जिनका हो रहा है। कहाँ से ये पेपर कराते थे, एडमिट कार्ड कहाँ से आता था, कैसे क्या वहाँ से क्या बताया गया? क्लियर तो इनका नहीं पता है कि कहाँ पे है। एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे, एक जगदीशपुर के पास है, और दिल्ली में भी है जहाँ पे बरेली करके कुछ है, रजा कॉलेज, और जौनपुर कॉलेज भी है, और एक नोएडा में भी है। अलग अलग संस्था पे इन्होंने अलग अलग बच्चों का एडमिशन करवाया हुआ है। कितने साल का कोर्स है? सर 2 साल का एएनएम नर्सिंग का कोर्स है। कितना पैसा जमा किया आप लोगों ने? सर 2 लाख रुपए हम लोग ने पे किया है। आपने कितना दिया है? 2 लाख। मेरा नाम सत्य भारती है, अमेठी। यहाँ क्या मामला हुआ जो आप लोग कोतवाली आई हैं? अब हम लोगों से फीस मतलब मैं नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ, एएनएम कोर्स है मेरा। 2 साल की फ़ीस ली गई है, फ़ीस हम लोगों से कम्प्लीटली ली गई है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हम लोगों का क्लियर करवाए हैं। ये क्या बोलते हैं यहाँ आई हॉस्पिटल, इसके सेकंड फ्लोर पे ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं, AIPS अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड साइंस। वहाँ के मतलब फ़ीस जो हम लोगों से लेते हैं वो विवेक श्रीवास्तव हैं, और साथ में रिहान खान भी हैं। ऐसे मतलब वहाँ के ऑनर जो हैं वो प्रिंस आजम खान है। सारा मतलब जितना भी पैसा होता है वो उन्हीं को ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसा कहा जाता है विवेक सर के थ्रू। हम लोग मतलब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो करवाए, रजिस्ट्रेशन भी कहीं दूसरे कॉलेज से करवाते हैं, जैसे कि नोएडा हो गया, किसी का आजमगढ़ हो गया, किसी का बरेली हो गया, जौनपुर हो गया, यहीं से करवाते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में हम लोगों से सेकेंड ईयर की फ़ीस लिए, पूरी लिए, लगभग टोटल मिला के 2 लाख 2.5 लाख के करीब लिए हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं जिनका पेपर नहीं हो पा रहा है, और कितना पैसा ये लोग दिए हैं? 31 बच्चे हैं, फ़ीस सबने फाइनल किया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बरेली से, जैसे कि मतलब वहाँ वो सर बताया जा रहा है कि 7 लाख कुछ रुपए पेंडिंग है, मतलब जमा ही नहीं किए, बच्चों के द्वारा जमा किया गया है, बाकी ये लोग वहाँ नहीं भेजे हैं कॉलेज में। इसी वजह से पेपर मतलब एडमिट कार्ड नहीं मिला है अभी, मतलब आप लोग पेपर नहीं दे पाओगे? पेपर हम लोग नहीं दे पाएंगे, वो ऐसा कहा जा रहा है वहाँ से। धड़ल्ले से चल रहा है अवैध मिट्टी खनन का खेल पीड़ित किसान ने
की थाने में शिकायत। पूरी रात खनन माफियाओं ने डंपरों से सैकड़ों चक्कर लगाकर उनके खेत को गहरे गड्ढों में बदल दिया है। खेत की हालत देख हैरान रह गए किसान। प्रारंभ में अनभिज्ञता जताई गई, लेकिन बाद में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। शीतला भगत सिंह नाम है, गांव चौधरीपुर, पोस्ट नवरार, थाना जगदीशपुर। जी, क्या मामला हुआ है? रात में ये जेसीबी से चला करके सब हमारे खेत में गड्ढा कर दिया। इसी में रात भर ढोया गया। कुछ पता नहीं कौन लोग हैं, जेसीबी से डंपर द्वारा माटी रात भर ढोए हैं, हमारे खेत की सब सत्यानाश कर दिए हैं। मतलब हमको सवेरे पता चला तो हम मतलब पता लगाए, थाने गए, थाने में सूचना दिया। तो पता चला कि देखो बुलवाया जा रहा है, देखो कौन है वो लोग। क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं, और क्या इसमें कार्रवाई हो। हमारा खेत नुकसान हुआ, ये सब बगैर पूछे हुए हमसे, मतलब ये सब खैरात है। हमारा खेत कोई वैल्यू नहीं है, हमको पता नहीं है। हमारे खेत में हमारे सत्यानाश करवा दिए सब। खबर चंदौली से है, जहां जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान जनपद में बड़ा हादसा हो गया। कर्मनाशा नदी में स्नान करते समय 2 बच्चे गहरे पानी में डूबे। घटना की सूचना मिलते ही पहुंचे पुलिस। रेस्क्यू अभियान जारी है। देर शाम तक रेस्क्यू अभियान जारी। नदी में पानी अधिक होने के कारण बच्चों का नहीं मिला सुराग। बता दें कि चारी गांव निवासी 10 वर्षीय हिमांशु यादव और 12 वर्षीय पीयूष यादव की डूबने से गांव में शोकिल है। वही आपके घर में हुई है, क्या नाम है आपका? परमानंद। कैसे बच्चे का डेथ हुआ है? नदी में डूब गया, नदी में नहाने। नदी में डूब गया। चुतिया का पर्व था, बच्चा गया और नहाने में डूब गया। कितने साल का था? 10 साल का। 10 साल का था। क्या नाम है आपका? सियाराम। सियाराम जी, कैसे घटना हुई है? अरे साहब, चल गए हम लोग अपने से खेलते खेलते। हाँ, खेलते खेलते चल गए। खेलते खेलते कहाँ गए? नहाने? नहाते कभी नहीं जाते, लड़कन के साथ में साथ चले गए थे। कितने दोस्त गए? और 3-4 ठेले कार रहा। कितने वर्ष के थे वो दोनों? 16 साल का बच्चा। 16 साल का थे। अच्छा, 16 साल का था। हाँ। जो डूबा, और एक और है डूबा है। हाँ, तो 12 साल का था। वो 12 साल का डूबा है। खेलते खेलते चले गए। क्या नाम था? पीयूष। थाना कंदवा, जिला चंदौली। दुर्घटना हुई है, आपके गांव के 2 बच्चे डूब गए हैं, कैसे क्या हुआ बताइए? वो हमारे भाई का लड़का था। अच्छा। फराज हम लोग क्या जूतिया मानी जाती है, और वही औरतें गई थी नहाने के लिए। बच्चे भी घर से चोरी से भाग गए थे, कोई ध्यान दिया नहीं। और जहाँ औरतें नहा रही थी उसी के बगल में कुछ दूरी हट के बच्चे भी नहाने लगे। उसमें बच्चा डूब रहा था। जो डूब रहा था वो 12 साल का था। वो भी मेरे पटीदारी का ही लड़का था। जो बचाने का पीयूष यादव मेरा भतीजा 16 साल का था। अच्छा, वही डूब गया। दोनों ही डूब गए। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव मानसिक रूप से बीमार और यह समझते हैं कि सत्ता इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। पर प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं समझता हूं कि यदि वे गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं तो असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और यह सब उनके लिए केशव प्रसाद मौर्य प्रयोग कर रहे हैं, जो विपक्ष का नेता है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संसदीय सीट लाए हैं। यह मुनासिब नहीं है कि आज के समय में मानसिक रूप से कोई असंतुलित है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्हें दिन में ही रोना आ रहा है, कोई यह नहीं बताएगा कि क्या गाली दी गई, किसने गाली दी प्रधानमंत्री को, ये कोई नहीं बताया। इसी को कहते हुए मानसिक रूप से दिवालियापन। सर, केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी पर आपेक्ष करते हुए उनको मानसिक रूप से बीमार कहा है, और कहा है कि सत्ता उनके पिताजी की है। इस पर क्या कहेंगे सर? एक चीज ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि राहुल गांधी नेता विपक्ष, विरोधी दल, शैडो प्राइम मिनिस्टर रिकॉग्नाइज, और अखिलेश जी ज्यादा सीटें लेके आए हैं पार्लियामेंट, जनादेश का अपमान नहीं। मानसिक रूप से अगर कोई विचलित और मानसिक रूप से कोई असंतुलित हो गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो झूठ गाली गलौज करता है। सर, 17 तारीख को मोदी जी अपनी मां का क्रियाक्रम करने बिहार जा रहे हैं। क्या इसके पीछे एक बड़ी राजनीति के किसी के व्यक्तिगत कार्यक्रम को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, माता जी को मरे हुए तो बहुत दिन, उनके छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं। सनातन धर्म के अनुसार क्या सारी परंपराओं का पालन वो करेंगे? उस दिन तो जब दाह संस्कार हुआ तो उसके तुरंत बाद वो लौट आए। मैं व्यक्तिगत मामलों में पूरी बात नहीं कहना चाहता, इतना जरूर कहना चाहता हूँ
क्या बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है इतना ज्यादा? कांग्रेस केंद्रीय वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के बाद प्रयागराज में सांसद उज्जवल रमन सिंह ने भी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति और एक संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों का बयान है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राहुल गांधी या अखिलेश यादव के प्रहारों से त्रस्त हो जाती है तो इसी प्रकार की बयानबाजी कर लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है। जहां एक और राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए वोट चोरी की कथित आरोप उजागर कर सरकार की नींद उड़ा दी है। सर, कल चित्रकूट में केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर आपेक्ष करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से मानसिक विक्षिप्त है और सत्ता को ये अपने पिताजी की प्रपौती मानते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये डिजेक्टेड और रिजेक्टेड नेता है और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। कुछ पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरीके का आरोप या इस तरीके का वक्तव्य नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार थी और ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये सब नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। आज जनता के बीच में जनता को दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। इस तरीके के ओछे बयान से सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, अपने शीर्ष नेतृत्व को दिखाना कि कितने निचले स्तर पर हम जा सकते हैं। अब ये इनका नेतृत्व तय करे कि इनकी उपयोगिता क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता में ये अपना एक तरीके से वजूद हो चुके नेताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और आने वाले दिनों में जो कोई भी चुनाव होगा जनता इसका जवाब देने जा रही है। जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़े स्तर पर जो है लोगों के बीच घर कर गया और आज जन जन के बीच से ये आवाज निकल रही है कि ये वोटों की हेराफेरी के दम पर भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में बनी हुई है, तो निश्चित तौर से राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष लोकसभा है और अखिलेश यादव जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, देश के बड़े नेताओं में इनकी गिनती है। तो इस तरीके के बयान करके अपने आप को बौना साबित करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये आज से नहीं, जब से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पिछले 10 सालों से हैं, ये इस तरीके का कृत्य करते चले आ रहे हैं। सर, अगर बात करें बिहार चुनाव की, प्रधानमंत्री द्वारा अचानक अपने सारे कार्यक्रम बिहार की क्षेत्र में ही कर देना, कहीं न कहीं ये वोट की राजनीति है। वो तो कभी उन्होंने देश की राजनीति नहीं की। देश के प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी जो है उनका जो है व्यवहार नहीं रहा। जैसे मणिपुर गए, मणिपुर हमारे लिए फोटो अपॉर्चुनिटी का अवसर नहीं होना चाहिए। जो वहाँ के लोगों की दुख था, दर्द थी, पीड़ा थी, उसको समझना चाहिए और उसको निदान करना चाहिए। सोचिए, प्रधानमंत्री 2 साल बाद गए, इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी घटनाएं, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हुआ, क्या पहल हुई? कोई पहल नहीं प्रधानमंत्री के द्वारा। निश्चित तौर से सरकार को ये सोचना चाहिए, चुनाव ही नहीं है, चुनाव के बाद देश में आज लोगों का, आज गरीब का, किसान का, मजदूर का, इस महंगाई का क्या हाल है जिसमें जनता पिसती जा रही है। इस ओर ध्यान न देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खाली चुनाव को, और वो भी चुनाव आयोग के दम पर, वोट चोरी के दम पर जीतने का प्रयास कर रही है। इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम। सर, आपने बात उठाई है वोट चोरी की, तो बिहार इलेक्शन में अभी 26 लाख वोटर अचानक लिस्ट से गायब हो गए। अब ये तो लगातार खेल जिसकी आवाज राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं और इस पर तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। दोनों जनों को देखना चाहिए कि इतने व्यापक पैमाने पर वोट चोरी, पिछला चुनाव अगर उठाकर देखें तो मात्र 12,000 का फर्क था दोनों गठबंधनों में। अगर 26 लाख वोट एकाएक गायब हो जा रहे हैं, कहीं जोड़ दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के दम पर सरकार बनाने का एक प्रयास करेगी और इस मंसूबे को जो है फेल जनता जरूर करेगी, ये हमको विश्वास है। वक्फ अमेंडमेंट
एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर पर संतुष्ट करने वाला नहीं है। बता दें, मुसलमान भाइयों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश से यह साबित कर दिया है कि भारत सरकार मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण कर रही थी। हमें उम्मीद है कि फाइनल फैसला हमारे हक में होगा। आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो भी इंटरिम इंजेक्शन ऑर्डर आया है, ये स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर से संतुष्ट करने वाला नहीं है। मुसलमान इस पूरे फैसले पर रोक चाहते थे। मुसलमानों का मानना है कि ये कानून जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये मुसलमानों के अधिकारों का, उनके हक का हनन है और उस पर अतिक्रमण है। न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसमें डीएम साहब के जो पावर थे उनको रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा दिया गया है। हिंदुओं की संख्या सीमित की गई है। मुसलमान जो 5 साल का प्रैक्टिशनर जरूरी किया गया था, उस प्रावधान पे भी रोक लगाई गई है। सीईओ मुसलमान ही होगा, इस बात को भी न्यायालय ने माना है। और न्यायालय द्वारा आज का जो फैसला है, ये इस बात को साबित करता है कि ये फैसला जो मोदी सरकार ने मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की थी, लादने की कोशिश की थी, दरअसल ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण था। हमें उम्मीद है आज के इस इंटरिम इंजंक्शन से कि जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो फाइनल फैसला आएगा, वो हमारे हक में होगा। सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे धर्म के विरोध में कोई फैसले ना लेकर आए। जो भी फैसले लाएं वो देश हित में और देश को सामने रखकर लाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य मौलाना खालिद और रशीद फरंगी महली में वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि फैसले में कुछ चीज हमारे मुताबिक नहीं है, लेकिन बहुत कुछ फैसले में हमारी उम्मीदों के मुताबिक है। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में हमारी बात सुनी जाएगी। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है, उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में कंप्लीट हम लोग को रिलीफ हासिल होगी। और आज के भी जजमेंट में जिन बातों पर स्टे लगाया गया है, उसमें प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुए और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी, उस पर रोक लगाई गई है। और जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर या फैसला करने के लिए, उस पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही होना चाहिए, इस बात को भी वाजे किया गया है। बहरहाल हम लोग फाइनल जजमेंट का इंतजार इस उम्मीद के साथ करेंगे कि उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।